अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 1990 की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर पर 3 बड़े इल्ज़ामात लगाए। बेनज़ीर गुस्ताख रसूल है, इसलिए उसे वोट ना दिए जाएं। बेनज़ीर को वोट देना भारतीय बालादस्ती कबूल करना है। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर पर करप्शन का लगाया, जिसमें कहा गया कि बेनज़ीर पाकिस्तान के अरबों रुपए लूट कर बाहर ले गई है। बेनज़ीर ने इन तीनों इल्ज़ामात की सफाई देने के बजाय इस सारे मामले को पाक फ़ौज और सदर पाकिस्तान की साजिश करार दिया। जब बेनज़ीर को अदालत से रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने नारा लगाया कि सबसे बड़ा फ़ैसला अवामी अदालत का होता है और वो सिर्फ अवामी अदालत के फ़ैसले को मानती हैं। दोस्तों, ये 1988 की बात है कि एक माली था जो बिलावल हाउस में भर्ती हुआ था। पीपल्स पार्टी हुकूमत को करप्शन और बदअमनी के इल्ज़ामात लगाकर बरतरफ किया गया था। इस सिलसिले में बिलावल हाउस के कुछ मुलाजिम भी गिरफ्तार हुए। जब करप्शन इल्ज़ामात में इन मुलाजमीन से तफ्तीश हो रही थी तो इनसे पूछ गुछ करने वाला एक खुफिया एजेंसी का अफीसर था, और ये अफीसर कोई और नहीं बिलावल हाउस का वही माली था जो 1988 से उनके लान की देखभाल कर रहा था। मुलाजमीन की गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद, लेकिन इलेक्शन से कुछ पहले अक्टूबर 1990 को अनर केस में आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके करीबी साथी हसन अनर को वादा माफ गवाह बनाया गया। अनर केस तारीख में बहुत मशहूर केस है। इसमें आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने लंदन पलट एक शख्स मुर्तज़ा बुखारी की टांग से बम बांध कर 3 करोड़ रुपए हथिया लिए हैं। इस केस की गूंज तो बहुत हुई, लेकिन ये केस कहीं साबित ना हो सका। इस केस में वाहिद सबूत सिर्फ मुर्तज़ा बुखारी की अखबारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसका वाहिद वादा माफ गवाह हुसैन था जो पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में दौरान गिरफ्तारी अस्पताल में जान की बाजी हार गया। यूँ ये कज़िया कभी हल ना हो सका, लेकिन ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी की शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। सदर गुलाम इसहाक खान ने चूँकि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को संगीन इल्ज़ामात के तहत बरतरफ किया था, इसलिए वो ये बात यकीनी बनाना चाहते थे कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में किसी तरह वापस ना आने पाए, क्योंकि अगर बेनज़ीर भुट्टो दोबारा मुंतखब हो जाती तो इससे तासुर मिलता कि असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला गलत था और लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से ज़्यादातर मुतमईन हैं। सदर गुलाम इसहाक खान ने पीपल्स पार्टी की वापसी रोकने के लिए 2 अहम इक़दामात किए। पहला, निगरान हुकूमत इस तरह तश्कील दी कि तमाम अहम पोजीशंस पर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ और IGI के हामी ओहदेदार बराजमान हो गए। निगरान वज़ीर आज़म की जगह उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली IGI के साबिक सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को तैनात कर दिया। दोस्तों, याद रखें कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई माजी में बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी थे, और इस इलेक्शन में भी वो निगरान के बाद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर बेनज़ीर के सिंध में सबसे बड़े हरीफ जाम सादिक को निगरान वज़ीर आला सिंध बना दिया। हालांकि वो उस वक्त सूबाई असम्बली से खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे और सिंध की वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे। और तो और गुलाम इसहाक खान ने अपने दामाद इरफानुल्लाह मरवत को वज़ीर दाखिला सिंध भी बनाया, और यूँ अपने तय उन्होंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए स्टेज तैयार कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने निगरान वज़ीर आज़म बनते ही एहतसाब का नारा लगाया। जतोई ने निगरान वज़ीर आज़म बनते ही खसूसी अदालतें बनाकर PP के ओहदेदारान बेनज़ीर और उनके शौहर पर करप्शन के मुकदमात कायम कर दिए। एक तरफ यही निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमे बना रही थी, दूसरी तरफ यही लोग IGI के जलसों में स्टेज पर खड़े होते और तकरीरें करते और कहते कि किसी सूरत में बेनज़ीर को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ये सब कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सदर गुलाम इसहाक खान ने दूसरा काम ये किया कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग को IGI की हर तरह से मदद करने का हुक्म दिया। जनरल असलम बेग कई बार इस बात का खुलकर एतराफ़ कर चुकी हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो वजाहत पेश करती हैं कि ऐसा उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसहाक खान के कहने पर किया। कई साल बाद 2008 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान केस का फ़ैसला सुनाया, जिसमें यह साबित हुआ कि IGI के सियासतदानों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 14 करोड़ रुपए तकसीम किए थे। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें जनरल बेग का मौक़िफ़ था कि मैंने ये कहा कि ये एक कानूनी हुक्म था। एक कानूनी ओहदे पर मौजूद शख्स गुलाम इसहाक खान ने यह हुक्म दिया था।
जब कोई कानूनी हुक्म हो वो जुर्म नहीं होता। तारीख़ के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए बताते चलें कि जब इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया तो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उनका मौक़िफ़ मुकदमे के बाद सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से IJI को रकम तकसीम करने के मज़ीद सबूत भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चंद लाख रुपए मिले, जो उन्होंने फाटम में IJI के एक उम्मीदवार को खुद पहुंचाए। दूसरा सबूत खुद नवाज शरीफ की ज़बान से निकला, जिसके गवाह सीनियर साफ़ी आरिफ निज़ामी हैं। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने अताउल हक कासमी के दफ्तर में कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की थी। ये उस वक्त की बात है जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, अपोजिशन में थे और मेहरान गेट का केस चल रहा था। उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि मेहरान गेट में सबको पैसे मिले थे और मुझे भी मिले थे। पाकिस्तान में चौंके ज़ियाउल हक के तवील मार्शल लॉ के बाद की पहली हुकूमत सिर्फ 20 माह बाद ही बरतरफ कर दी गई थी। इसलिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश थी कि न जाने इंतखाबात होंगे भी या नहीं। आर्मी हाउस से लेकर वाइट हाउस तक ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इंतखाबात मुलतवी करने और मार्शल लॉ लगाने की प्लानिंग हो रही है। इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाबरा शरीफ को अखबारात में ये बयान देना पड़ा कि अल्लाह करे इंतखाबात वक्त पर हो जाएं। तमाम अंदेशों के बावजूद इंतखाबात वक्त पर हुए और IJI वाज़ेह तौर पर जीत गई। बेनज़ीर ने इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया, लेकिन गैर मुल्की मुबस्सरीन ने पहली रिपोर्ट में इंतखाबात को शफाफ करार दिया। ताहम बाद में असगर खान केस से ये बात साबित हो गई कि 1990 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। IJI की जीत के बाद निगरान वज़ीर आज़म जतोई अब असली वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और साबिक वज़ीर आज़म जुनेजो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, लेकिन IJI के इजलास में नवाज शरीफ का नाम फ़ाइनल कर लिया गया। यूँ 7 नवंबर 1990 के दिन नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।